बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस उसका थर्ड लेक्चर लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। अब तक के पहले दोनों लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, उसके बाद एक शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यानी कि नेक्स्ट सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने कवर किया था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपके पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन सबको हमने डिटेल में कर लिया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को भी पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, अब पहली चीज आप लोग सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना। ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, मतलब वी इनहेल एंड देन वी एक्सहेल। क्या यही रेस्पिरेशन होता है? जिसको ये लगता है कि हाँ यही होता है रेस्पिरेशन, तो वो सब लोग गलत हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब ये मत बोलना मैम आप पागल हो गए, क्या बोल रहे हो दी। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, रेस्पिरेशन नहीं होता, ये इनहेल और एक्सहेल रेस्पिरेशन नहीं होता है। इनहेल और एक्सहेल जो हम करते हैं, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, उसे हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, ब्रीदिंग सिर्फ इतना है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन पूरा एक अलग प्रोसेस है, यानी कि जो हम सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई में हेल्प करती है, उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, इस बात को आज ही अपने दिमाग में क्लियर कट करके फील कर लीजिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टॉप थिंकिंग और स्टॉप अज्यूमिंग दिस की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से आप क्या करते हो, जितना भी न्यूट्रिशन आपने गेन किया है, ठीक है, उसे आप ब्रेक डाउन करते हो और एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, यानी कि जितना भी न्यूट्रिशन है उससे आप लोग एनर्जी बनाते हो। ये होता है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। सो मैंने अब आप लोगों को बता दिया है कि रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन होती है। सो अब हम लोग रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारी रेस्पिरेशन की? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो खाना हमने खाया है उसे ये ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद उससे एनर्जी बनाने वाला है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी कुछ खाना खाया है हमने, न्यूट्रिशन, फूड, कुछ भी, ठीक है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन को तोड़ के बनाता है ये एनर्जी। सो फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। आई होप आपको जो है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज, रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी आपका जितना भी प्रोसेस होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, ये हमेशा सेलुलर बेस पे होगा, यानी कि एक सेल के अंदर होने वाला है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, या फिर जो एक्शन होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर होगा, यानी कि रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट सेलुलर लेवल। चाहे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, रेस्पिरेशन हमेशा और सिर्फ और हमेशा क्या होगा, सेलुलर बेसिस पे होगा। उसके बाद रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपकी दो टाइप की हैं। सबसे पहले होती है आपकी एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक।
एरोबिक मतलब व्हेन यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एक बार फटाफट से चीजें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरोबिक टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जितना भी प्रोसेस होगा, जो भी ब्रेक डाउन होने वाला है, वो ऑक्सीजन की मदद से होगा। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which we required oxygen. O2 means oxygen, ठीक है, in which we required oxygen for the breakdown of nutrients and formation of energy। ठीक है, ये हो गई आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, जो है हमारा एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, यानी कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ respiration which don't require oxygen for the breakdown of nutrients and formation of energy। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये दो डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ प्लांट्स रिस्पायर, या फिर क्या प्लांट भी ऑक्सीजन, मतलब प्लांट्स को हम एरोबिक कैटेगरी में रखेंगे या फिर एनारोबिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो उस टाइम पे जो है आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग सा क्वेश्चन आया था, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनटेक करता है। आई होप आप लोगों के दिमाग में आज वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस अगर किसी को पता चल गए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन कब इनटेक करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनटेक करता है। ठीक है, इस पूरा प्रोसेस बहुत ही अलग होता है। ठीक है, फटाफट से भाई दोनों डेफिनेशंस नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू प्लांट रिस्पायर। प्लांट पे लीफ होती है। ठीक है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको अपने फर्स्ट जो हमने फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर किया था उसमें बताया था कि प्लांट्स के जो सरफेस है, लीफ सरफेस होता है, उस पर बहुत सारे जो है हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा, ठीक है, ये क्या है आपके स्टोमेटा। तो यही एक स्ट्रक्चर आपके प्लांट में जो कि रेस्पिरेशन करवाने वाला है। ठीक है, हम स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो जो स्टोमेटा कैसा दिखता है आपका स्टोमेटा एक्चुअली, ठीक है, सो ये है आपका स्टोमेटा। ठीक है, देखो ये स्टोमेटा, इसे ये तो दो आपको बीन शेप यानी कि राजमा जैसे दिख रहे हैं ना, ये दो स्ट्रक्चर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल के आपके
सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं आपके सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये पूरा आपका जो है आपका स्टोमेटल एपरेटस बन चुका है, ठीक है। ये आपके क्या है, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। सब्सिडरी सेल्स हैं। अब जो आपके स्टोमेटा है, ये यानी कि जो गार्ड सेल, यही अलाउ करने वाले कि कब ऑक्सीजन का इंटेक होने वाला है और कब ऑक्सीजन का इंटेक नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टोमेटा है, जब भी ये ओपन और क्लोज कैसे होता है, जैसे जो आपका प्लांट है, ठीक है, वो रूट से जो है आपकी वाटर का इंटेक करेगा, और जब आपके प्लांट के पास वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा होगा तो ये जो है स्वेल अप हो जाएंगे, और उसके बाद हम उस सिचुएशन को बोलेंगे क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ना तो इनके पास O2 आएगी, ना ही ये CO2 को बाहर भेजेंगे, ना ही इनके पास O2 आएगी, CO2 आएगी, और ना ही ये ऑक्सीजन को बाहर भेजने वाले हैं, ठीक है। क्लोज होगा पूरी तरह से, बट जैसे ही दिन शुरू होता है, ठीक है, धूप आती है तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे जो आपका जितना भी वाटर है वो इवेपोरेशन की फॉर्म में बाहर जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी स्टोमेटा है वो फिर से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ओपन हो गए, अब क्या होगा, एवरीथिंग कैन कम इनसाइड, CO2 भी आएगी, ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी, एंड एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके अंदर जाएगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था फोटो वाला, उसमें दो प्रोडक्ट बन के आए थे, एक था ग्लूकोज और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनकर आए थे, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्लांट एज इट इज यूज कर लेता है, ठीक है। प्लांट विल यूज इट प्लांट इज गोइंग टू यूज दिस ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, बट सारी के सारी ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता, इसलिए जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो आपके स्टोमेटा एपरेटस से बाहर जाती है, ठीक है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब हैंड टू हैंड देखो, ऑक्सीजन बनी तो उन्होंने यूज कर ली, यूज करने के बाद क्या बन के आता है, जब हम ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन से, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है CO2? तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, उसे भी प्लांट काफी हद तक यूज कर लेता है, किसमें, अपने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, ठीक है। सो देखो, ये कुछ ऐसा सा प्रोसेस है, आप लोग इसे समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटो की, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो हियर मींस फोटोसिंथेसिस। इसमें आप लोग को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, इसे हम एयर के बेसिस पे बात करें, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कराते वक्त क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 बनता है, ठीक है। मतलब प्लांट के पास सारी चीजें खुद ही बन रही हैं। सो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है, वो दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो प्लांट उसे रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, और दूसरा उसे वो बाहर भेज देगा, प्लांट से बाहर भेज देगा, ठीक है, रिमूव आउट, रिमूव, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के टाइम पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि उसके साथ भी दो चीजें होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे किस में यूज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, और दूसरा क्या करेगा, वो उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था पूरा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कहाँ से पूरी होती है, कुछ तो वो खुद से रेस्पिरेशन के बाद बनाता है, और कुछ को क्या करता है, वो बाहर से ऑप्ट कर लेता है, समझ गई। तो ये था पूरा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, ठीक है। अब आप लोगों को आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं और उन्हें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सपेल नहीं करते, वो ऑक्सीजन को यूज भी करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग समझ में आ गई होंगी, आपका गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या बीन शेप, ठीक है, एक होता है आपके डम्बल शेप, जो जिम वाले डंबल देखिए ना,
उस टाइप के होते हैं, ठीक है। डंबल शेप भी होता है आपके गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स भी होते हैं। सब्सिडरी सेल्स क्या करने वाले हैं, जितने भी जो भी कंटेंट है या वाटर कंटेंट उसे गार्ड सेल में भेजेंगे और जितना भी गार्ड सेल के पास कंटेंट है उसे सराउंडिंग वाले सेल्स में भेजेंगे। फटाफट से ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, देखो एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक वो जो जमीन पे रहते हैं और दूसरे वो जो पानी के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले होंगे ऑन लैंड और दूसरे कौन से होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। मेरे को एक बात बताओ, जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और जिसको नहीं पता उसे हम अभी बता देंगे। तो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स को अलग अलग ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करना होता है। जितने आपके लैंड पे रहने वाले या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके पास एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, और उस एयर में जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। देखो तो कितनी परसेंट ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है एनवायरमेंट में, 21%। कितनी 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग इस 21% ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं वो एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी कि ह्यूमंस भी उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वहां पे पानी होता है, ठीक है। पानी के अंदर आप लोग सांस ले सकते हो? बताओ मेरे को, अगर पानी के अंदर सांस लेते तो क्या आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है? जब जो डाइवर्स होता है उन्हें नहीं ना, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में है कि नो देयर इज नो एयर इनसाइड वाटर, तो वाटर के अंदर एयर होती है, देयर इज एयर, और आई कैन से देयर इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बट क्यों हम फिर सांस नहीं ले पाते पानी के अंदर? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि एक्वेटिक एरियाज में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एनिमल वहां सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वहां की जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत कम है और हम लोगों को बहुत हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो कहां पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट होता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपको अब तक अगर दिमाग में ये बात थी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये बात भी आपकी गलत थी, ठीक है। ये गलत फहमी भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो एक ह्यूमन या फिर किसी और एनिमल की, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो लाइफस्टाइल है या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके, ठीक है। इसलिए जब भी डाइवर्स जो है डाइव करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये दोनों चीजें मैंने बता दी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। एनिमल्स के बारे में बात की थी, एक बेसिक एनिमल, ठीक है। हम ह्यूमंस के कंपेयर में बात करके हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कवर कर लेंगे। वो सारे एनिमल्स जिनके पास लंग्स होते हैं वो सारे के सारे इसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। वो सारे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल बेसिस पे जिंदा रहते हैं, यानी कि जो लैंड पे जिंदा रहते हैं, वो सभी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बेसिक मैकेनिज्म यही होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को फिर समझाने वाली हूँ रेस्पिरेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। टर्म्स एंड कंडीशन में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑल्दो हम उसे रेस्पिरेशन में काउंट नहीं करते, बट वो भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन ही बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तब तक आप कैसे, हाउ यू कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन का जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन कितने टाइप, कौन से स्टेप्स में डिवाइड होता है? सबसे पहले आती है आपकी ब्रीदिंग। इस बात को ध्यान रखना कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, जैसा हमने आपके लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेम यहाँ पे भी मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक नहीं बता रही हूँ, मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को दो अलग अलग प्रोसेस बता रही हूँ। ब्रीदिंग आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, सांस लेने के दो पार्ट होते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। सो
ब्रीदिंग के आपके दो पार्ट्स है, पहला है आपका इनहेलेशन, इनहेलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या आएगा आपका, एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन का क्या मतलब है, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, आप सांस लेते हो तब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता, आपका एयर पूरा एज अ कम्युनिटी जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तभी भी एज एयर जाता है, बट मेन जो कंटेंट्स हैं वो यही होंगे जब आप एक्सेल करोगे और इनहेल करोगे। उसके बाद ये हो गया आपका ब्रीदिंग रेस्ट, ठीक है। अब ब्रीदिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग आपकी जो एयर है उसे कहाँ लेके जाता है, आपके लंग्स के अंदर लेके जाता है, यानी कि आउटसाइड से, आउटसाइड बॉडी जो एयर है उसे वो इनसाइड और बॉडी लेके जाएगा, कहाँ पे, लंग्स में, किस चीज को, एयर को, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। अब इसके बाद क्या होगा, लंग्स जो है अपनी जो एयर है, ठीक है, उसे ब्लड में ट्रांसफर करेंगे, ब्लड उसे फिर सेल्स को ट्रांसफर करेगा, सेल्स फिर अगेन से यूज करने के बाद उसे ब्लड में ट्रांसफर करेंगे, देन ये ब्लड दोबारा लंग्स के पास आएगा, एंड उसके बाद दोबारा से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में आपकी जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब फटाफट से कोई नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। हम आ गए हैं फिर से अपने गंदे से डायग्राम के साथ, ठीक है। तो देखो ये आपका नोज है, ये नोज जो है आप जितना भी इनटेक करने वाले हो वो सारा का सारा, और साथ में यहाँ पे फूड वाला भी पाइप जो है, दोनों मिला के आपके अगेन फेरिंग्स बनाते हैं, ठीक है, ट्रैकिड्स बनेंगे, देन उसके बाद ये दो अलग अलग जो है लाइंस में डिवाइड हो जाएंगे, आपका इसोफेगस होगा, ठीक है। इसोफेगस को हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इसोफेगस को फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब जो आपकी विंड वाली पाइप है, ठीक है, ये फर्दर जाके आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये दो हिस्सों में डिवाइड होके कहाँ जाने वाली है इस बारे में आप लोगों को पता होगा, कहाँ जाएगी, आपके लंग्स के पास जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, समझ जाना। देखो लंग्स के पास जाएगी, तो आपका लंग्स कैसे बनता है, ये मत सोचना मैम एक लंग इतना बड़ा बना दिया एक छोटा बनाया, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपके दोनों लंग्स की जो शेप है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होती है, जैसे फोन्स में होती है ना आजकल कैमरे वाली नॉच, वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका डायाफ्राम, ठीक है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायाफ्राम। यही आपका बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किस चीज में, आपके रेस्पिरेशन वाले टाइम पे, ब्रीदिंग वाले टाइम पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो आपका ये पाइप थी, ठीक है, ये फर्दर जाके आगे डिवाइड होगी, इसे थोड़ा छोटा और सुंदर बना लेते हैं। So this pipe is going to divide into many small pipes, ठीक है, बस। ठीक है, इतना सा स्ट्रक्चर आई थिंक काफी होगा। उसके बाद आगे क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन आई है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक, क्या बोलते हैं हम इसे, ब्रोंकाई। We call it as bronchi। उसके बाद इसके बाद जो टूटा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकायोल्स। और उसके बाद यहाँ पे आपके छोटे छोटे से बैग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
इन बैग्स को आप क्या बोलते हो? एल्वेलाई, ठीक है, वी कॉल इट एज एल्वेलाई, ठीक है। आपका गैसियस एक्सचेंज, आप पूरे प्रोसेस को एक बार समझते हैं। मैंने दूसरे वाले जो है आपका लंग उसे खराब नहीं किया, हम एक ही लंग से समझ लेंगे, ठीक है। तो आपकी ऑक्सीजन जो है, एयर, फुल अमाउंट ऑफ एयर जाएगी लंग्स के पास, दोनों लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही फर्दर डिवाइड होगी एंड लास्ट ये हमारी एल्वेलाई पे पहुंचेगी। एल्वेलाई पे फिर हमारा जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने वाला है, और जितनी भी एल्वेलाई के पास यानी कि जो एयर आई थी, ठीक है, उसमें से ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा और उसके बाद इसे हमारी कहाँ पे भेज देगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। एल्वेलाई के पास जो ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है उसे ये ब्लड के अंदर भेजेगा, BLO, ब्लड के अंदर भेजेगा। ये ब्लड फिर क्या होगा? ये जाएगा हमारे हार्ट के पास। आपको पता है ना, हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को पंप करता है, तो इसको वाली हार्ट जो है हमारे इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देगा, यानी कि हर एक सेल के पास, ठीक है। उसके बाद ये सेल जो है इसे यूज करेंगे, सेल आर गोइंग टू यूज दिस ऑक्सीजन। क्या होगा? सेल यूज ऑक्सीजन। उसके बाद वो क्या चीज बनाएंगे? CO2 बना देंगे। फिर ये CO2 दोबारा से ब्लड के पास जाएगा, ठीक है। और अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपके हार्ट के अंदर, और हार्ट आपके जो CO2 वाला ब्लड है उसे दोबारा आपके लंग्स के पास भेज देगा, ठीक है। और जब आपके इस वाले लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट होंगे वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दोबारा से इस वाले प्रोसेस से जो है होते हुए सेम ट्रैक से आपके बाहर चला जाएगा, ठीक है। CO2 यहाँ पे हमने एयर दी, तो ये है आपका पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब देखिए, जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है, तो जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, इनकी सिकुड़ जाएगा, तो आपके लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब आप एक्सेल करोगे तो आपका डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? आपका जो लंग्स का सर्फेस एरिया वो कम होगा, जिससे जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। आपका डायफ्राम एक्सेल करते वक्त ऐसे होता है और इनहेल करते वक्त ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? लंग्स को एक्सपैंड करने का जो स्पेस मिलता है, जैसे ही ऊपर उठता है तो लंग्स के पास स्पेस कम हो जाता है एक्सपैंड का, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सेल करने के लिए फोर्स हो जाते हैं, इनकी एयर को बाहर निकालने के लिए फोर्स हो जाता है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। ये तो पूरा एक प्रोसेस था, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे जो ये सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीजन जाएगी वो वहां पे क्या काम करने वाली है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल कैसे ऑक्सीजन को यूज़ करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, आपको कोई भी लेक्चर आपका स्किप ना हो, आपको लेट ना हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्लीज स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।